हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कंप्लीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज की सेकंड वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये कंसेप्ट दिया था 1847 में, ये आइडिया दिया था उन्होंने। और इसने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट कैपिटल अपॉन में वेरिएबल कैपिटल। अब कांस्टेंट कैपिटल का क्या मतलब है? कांस्टेंट कैपिटल का मतलब है कि आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन रॉ मटेरियल मशीनरी द्वारा बनाया गया है, यानी कि बेसिकली कैपिटल द्वारा बनाया गया है। और वेरिएबल कैपिटल का क्या मतलब है? आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन लेबर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अगर लेमन टर्म में बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल अपॉन में लेबर भी लिख सकते हैं। अब कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी आउटपुट बनाने में, कैपिटल का यूज ज्यादा हो रहा है और लेबर का यूज कम हो रहा है, तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। और सेम ही कंसेप्ट हम नियो क्लासिकल में पढ़ते हैं। उस नियो क्लासिकल में उस कंसेप्ट का क्या नाम होता है? कैपिटल डीपनिंग। आपने ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पे देख लेते हैं हम, गिवन बाय कार्ल मार्क्स इन हिज थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। ये आइडिया दिया था इन्होंने 1847 में। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू वेरिएबल कैपिटल। इन नियो क्लासिकल सिमिलर कंसेप्ट एज इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज कैपिटल डीपनिंग। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, which one of the following policy will not be useful for bringing the economy out of unemployment equilibrium। यहाँ पे मेन जानने वाली बात यह है कि कौन सी पॉलिसी यूजफुल नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को हटाने में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में इनमें से कौन सी पॉलिसी यूजफुल नहीं होगी, ये आपको बताना है। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट मार्केट में उसने सेल करने के लिए रखा। और प्रोडक्ट बनाया किसकी हेल्प से? उसने लेबर की हेल्प से बनाया। अब मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से उसका वो प्रोडक्ट उतना सेल नहीं हुआ, जबकि मार्केट में सप्लाई आ गई है, डिमांड उतनी नहीं है, तो क्या वो और लेबर हायर करेगा? वो और लेबर हायर नहीं करेगा, तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है। अब इससे हमने निकलना है। क्या ये पॉलिसी हमारी हेल्प करेगी? अ राइज इन मिनिमम वेज रेट। देखिए पहले ही उसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा क्योंकि मार्केट में डिमांड उतनी नहीं है, तो वो ऑलरेडी लेबर हायर नहीं कर रहा। ऊपर से आप वेज रेट और बढ़ा दें तो क्या उससे और लेबर वो हायर करेगा? नहीं, ये पॉलिसी हेल्पफुल नहीं होगी। दूसरी देख लेते हैं, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो यस ऑफ कोर्स सी बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से उसका प्रोडक्ट बढ़ेगा और लेबर और हायर वो करेगा। तो यानी कि ये पॉलिसी हेल्पफुल है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में। राइज इन टैक्सेस, टैक्सेस के इंक्रीज होने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है। अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट उसका एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंडिचर करने से लोगों के हाथ में इनकम जाएगी और उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। यस, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर टैक्सेस की वजह से तो इनकम कम होनी चाहिए लोगों की। देखिए यहाँ पे काम करता है मल्टीप्लायर फॉर्मूला, क्योंकि लोगों के टैक्सेस से जो पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, और जो वो इन्वेस्टमेंट होगी वो मल्टीप्लाई में इनकम को इंक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लायर का फंक्शन काम करता है। टैक्स से उतनी इनकम कम नहीं होगी जितनी इन्वेस्टमेंट से इनकम इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ओके, तीसरी चीज आती है राइज इन मनी सप्लाई। ऑफ कोर्स मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, और इससे भी क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी और प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और लेबर की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। कौन सी पॉलिसी यूजफुल नहीं है? सिर्फ ये पॉलिसी यूजफुल नहीं होगी, राइज इन मिनिमम वेज रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ द रेशो ऑफ करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशो इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर वैल्यू। देखिए मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि बैंक के पास जो कैपेसिटी होती है ना पैसों को मल्टीप्लाई करने की, अगर आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया, बैंक ने 100 रुपए में से 20 रुपए रखे अपने पास और 80 रुपए फिर द्वारा मार्केट में दे दिए। मार्केट वाले जिस भी बंदे ने पैसे लिए बैंक से, वो द्वारा किसी दूसरे बैंक में गया, उसने अपने 80 रुपए जमा कराए और बैंक ने फिर उसमें से 20 रुपए रखे, फिर 60 रुपए आगे दे दिए। तो ये क्या होता है? बैंक जो है मल्टीप्लाई में मनी को क्रिएट करता है, ये होता है मल्टीप्लायर की बात। अब अगर रेशो ऑफ करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो जाए, करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशो का क्या मतलब है कि लोग करेंसी की फॉर्म में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट की टर्म में पैसा कम रख रहे हैं, यानी कि लोग करेंसी की फॉर्म में यानी कि अपने पास पैसा ज्यादा रख रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट वो कम करा रहे हैं। अब लोग अपने पास करेंसी की फॉर्म में पैसा अगर ज्यादा रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसा कम जाएगा, और बैंक में पैसा कम जाएगा तो यानी कि बैंक मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा पैसे को। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है करेंसी डिपॉजिट रेशियो के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड। क्लासिकल मॉडल में ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट कब इंश्योर की जाती थी? जब एक्सेस डिमांड इन लेबर मार्केट लीड्स टू राइजिंग रियल वेज। देखिए इसका क्या मतलब है, मार्केट में डिमांड लेबर की ज्यादा है जबकि सप्लाई कम है। ओके हमें लाना है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हमने सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई बढ़ाने के लिए हमने रियल वेज क्या कर दिए, बढ़ा दिए। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या हुआ, रियल वेज बढ़ गए। रियल वेज की वजह से बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो सही है। अब इसे देख लेते हैं। एक्सेस डिमांड इन लेबर मार्केट लीड्स टू फॉलिंग रियल वेज। देखिए एक्सेस डिमांड होगी, अगर डिमांड ज्यादा है तो रियल वेज तो कम हो ही नहीं सकते। अगर डिमांड मार्केट में ऑलरेडी ज्यादा है और वेज आप कम कर दोगे तो कैसे सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। एक्सेस सप्लाई इन लेबर मार्केट लीड्स टू राइजिंग रियल वेज। अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो वेज रेट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, है ना। मार्केट में ज्यादा लेबर अवेलेबल है तो वेज रेट ऑब्वियस सी बात है कम होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइजिंग रियल वेज लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रियल वेज डज नॉट चेंज वेदर देयर इज एक्सेस डिमांड और सप्लाई इन लेबर मार्केट, ये भी गलत है क्योंकि हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो रियल वेज रेट तो इसमें चेंज होते ही होते हैं डिमांड और सप्लाई से, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है कि एक्सेस डिमांड जब होगी लेबर मार्केट में तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रियल वेज रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो गया ए सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंटिल 1971 द एसडीआर हैड द सेम वैल्यू एज। 1971 से पहले स्पेशल ड्राइंग राइट होता है एसडीआर जो कि आईएमएफ में होता है, उनकी वैल्यू सेम थी किसके बराबर, यूएस डॉलर के बराबर। ये हमें पता है 1970 से पहले स्पेशल ड्राइंग राइट की वैल्यू सेम होती थी एज ए यूएस डॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन। देखिए क्लासिकल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जैसे रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ी है, उसमें क्या होता है, उसमें वो कहते हैं कि एक मान लीजिए प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी, एक कंट्री सी को है इस प्रोडक्ट को बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कम लेबर आर लग रहे हैं, ठीक है, उसे बनाने में कम लेबर आर लग रहे हैं। वहीं पे दूसरी कंट्री है डी, उसको बी प्रोडक्ट बनाने में फायदा है क्योंकि उसे बी प्रोडक्ट बनाने में कम लेबर आर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरेटिवली एक दूसरे के चेक करेंगे कि किसको कंपैरेटिवली फायदा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, और उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो ट्रेड करेंगे। तो जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द रिकार्डो थ्योरी विच वाज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इन इफेक्ट मेकिंग लेबर द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लेबर को ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने तो रिकार्डो थ्योरी किस पे बेस्ड थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड थी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ टैरिफ। देखिए टैरिफ हम लगाते क्यों हैं, बेसिकली टैरिफ हम लगाते हैं इंपोर्ट पे। टैरिफ अगर हमने लगाया तो टैरिफ लगने से क्या होगा, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, यानी कि इंपोर्ट का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी और इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, राइज इन प्राइसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टैरिफ लगाने से जो इमीडिएट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं इंपोर्ट के। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन केनीसियन क्रॉस मॉडल्स रिक्वायर्स। अगर केन्सियन क्रॉस मॉडल्स में स्टेबिलिटी लानी है तो इसके लिए क्या चाहिए, एमपीसी टू बी इक्वल टू 1। देखिए केन्स ने सबसे पहली बात क्या कही थी, एमपीसी 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, ना वो 0 होगा ना वो 1 होगा, तो एमपीसी टू बी इक्वल टू 1 ये गलत है। एमपीसी टू बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 ये बिल्कुल सही है। एमपीसी टू बी ग्रेटर देन 1 ये गलत है। एमपीसी टू बी नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव तो 2 भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ लॉन्ग रन फिलिप कर्व विल शो नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। लॉन्ग रन फिलिप कर्व जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कोई ट्रेड ऑफ नहीं दिखाती, किस सर्कमस्टांसेस में, इन्फ्लेशन रेट डज नॉट एडजस्ट, इन्फ्लेशन रेट ऑलवेज है अपवर्ड ट्रेंड, इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट द फॉलोइंग अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। इसका ये आंसर होगा, कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी फिलिप कर्व ने क्या बताया था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, ठीक है। जब इन्फ्लेशन 1% था अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, 9% थी, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो गई, 2% हो गई, ठीक है। तो ये हमें बताया था फिलिप कर्व ने कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग रन फिलिप कर्व के बीच में नो ट्रेड ऑफ होता है। अब ये जो फिलिप कर्व थी ये थी शॉर्ट रन, ये हमें दी थी AW फिलिप ने। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फ्रिडमैन जी ने
अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो कि फेल्प्स ने दी थी, एडमंड फेल्प्स ने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन दी थी, उसका यूज करके फिलिप कर्व समझाई थी लॉन्ग रन में। उनका मानना था कि लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में बेशक फिलिप्स कर्व ऐसी होती हो, लेकिन लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसी होती है, वर्टिकल होती है। वो किस लिए होती है, देखिए मान लीजिए 5% हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये वो पॉइंट आ गया जहां पे हम फिलिप कर्व पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, वेजेस जो हैं वो सेट कितने पे हुए हैं, हमारे प्रोड्यूसर ने वेजेस सेट किए हुए हैं ये सोच के कि इन्फ्लेशन रेट 5% रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ के हो गया 7%। अब 7% इन्फ्लेशन रेट हो गया, इसका मतलब कि वस्तुओं के प्राइस बढ़ गए, चीजों के प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, प्रोड्यूसर को, हमारे को फायदा हो गया, तो उसने ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना शुरू किया। प्राइस क्योंकि बढ़ गए हैं तो उसने ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना शुरू किया। अब आउटपुट बढ़ाया उसने तो ज्यादा ज्यादा लेबर हायर करी, और उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। मान लीजिए यहाँ पर आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ये थी शॉर्ट टर्म की बात। अब क्या होगा, अब फ्रीडमैन का कहना था कि लोग जो होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं। अब क्या होगा, हमारी लेबर को पता लग जाएगा कि उनका जो है रियल वेज कम हो गया है। रियल वेज कैसे कम हो गया, वेजेस चाहे उनके जितने भी थे, लेकिन प्राइस चीजों का क्या हो गया, बढ़ गया। तो रियल वेज क्या होता है, वेजेस अपॉन में प्राइस, यानी नॉमिनल वेजेस अपॉन में प्राइस। अब प्राइस बढ़ गए हैं तो बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से उनके वेजेस कम हो गए हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा वेज की डिमांड करेंगे। अब वो ज्यादा वेज की डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, ज्यादा वेजेस तो देगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस पहले वाली सिचुएशन पे आ जाएगा, इधर B0 पे, ठीक है। अब हमारे प्रोड्यूसर क्या सोच के बैठा है कि 7% ही इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है, लेकिन फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया और 9% पे हो गया, तो फिर दोबारा क्या होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगी, ठीक है। फिर दोबारा से हमारे लेबर सोचेगी कि भाई नहीं जी, हमारी रियल वेज कम होगी, तो फिर वो वेज ज्यादा बढ़ाने को कहेंगे और फिर दोबारा इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो फिलिप कर्व कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम टू सेम रहेगा, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हो, वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, वापस इसी लॉन्ग रन फिलिप कर्व पे आ रहे हैं हम, ठीक है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली उतना ही रह रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बेशक चेंज होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रीडमैन ने कहा था ये होता है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की वजह से, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट द फॉलोइंग अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो 39 का आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब देख लेते हैं 11th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, मैच करना है। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप हमें दिया था जॉन मेनर्ड केनीस ने, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हमें दी थी एडमंड फेल्प्स ने। मैंने आपको बताया था एडमंड फेल्प्स ने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन दी थी, और इसी का यूज करके मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या किया था, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में बताया था। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एडमंड फिलिप्स की जगह मिल्टन फ्रीडमैन ने अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का काम किया था, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मल नहीं था, फॉर्मली जो इस पे थ्योरी दी थी वो एडमंड फिलिप ने दी थी, इसलिए एडमंड फिलिप का ही नाम माना जाता है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में, ओके। अब वेल्थ इफेक्ट में किसने दिया था, पिगो ने दिया था, और रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी किसने दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। तो इसे अगर हम देखें तो ए का हमारे आ गया 3, बी का आ गया 1, सी का आ गया 2 और डी का आ गया 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, रियल बैलेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू, रियल बैलेंस इफेक्ट्स किसके थ्रू काम करता है, इसका आंसर है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्यों है इसका आंसर, देखिए रियल बैलेंस इफेक्ट इज द चेंज इन कंजम्पशन कॉज्ड बाय चेंज इन द रियल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट दैट्स एट फिक्स्ड डॉलर वैल्यू। देखिए रियल बैलेंस इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मनी की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने से मनी की परचेजिंग पावर कम होगी, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। तो जो कंजम्पशन में चेंज आता है वो होता है रियल बैलेंस इफेक्ट, और ये किसके थ्रू ऑपरेट करता है, कंजम्पशन के थ्रू ऑपरेट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट बट कैन बी अवॉइडेड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आर संक कॉस्ट। वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता बट हम उसे अवॉइड कर सकते हैं एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसे हम कहते हैं संक कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे हम क्या जीरो कर सकते हैं, चाहे आउटपुट जीरो है तब भी कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट रहेगा, किसकी वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी आउटपुट के साथ जीरो नहीं होता। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ना ही फिक्स कॉस्ट आंसर होगा, इम्प्लिसिट भी कॉस्ट भी आंसर नहीं होगा, ओके। चाहे आउटपुट जीरो है, आपने मशीनरी लगाई तो आपने भी उसमें कुछ काम किया, अपना पैसा लगाया, तो उसमें इम्प्ली कॉस्ट ऐड हो जाता है। संक कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, संक कॉस्ट होता है, देखिए मान लीजिए एक जगह पे एक कंपनी क्या कर रही है, ड्रिलिंग कर रही है, ड्रिलिंग कर रही है। अब उस ड्रिलिंग में उसने $20,000 लगा दिए, ठीक है, $20,000 उस ड्रिलिंग में लगा दिए।
अब ड्रिलिंग करते करते उसे ऑयल नहीं मिला, जितने नीचे जा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ऑयल की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। अब उससे आगे ड्रिल करना है या नहीं करना, ये डिसीजन लेने से पहले अब जो प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन है कि या तो और ड्रिल करता रहे या फिर किसी न्यू लोकेशन पे जाके ड्रिलिंग करे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर अगर इस बेस पे डिसीजन ले कि मैंने $20,000 तो ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्यों ना मैं और ड्रिल करूं, क्योंकि 20,000 का तो मुझे ऑलरेडी नुकसान हो गया। जी नहीं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो 20,000 है ये है आपका संक कॉस्ट, ये तो आपका लग चुका, ये जा चुका। इसे देख के आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको डिसीजन देना चाहिए प्रोबेबिलिटी को देख के कि आपको लगता है इसके नीचे और खोदने से आपको ऑयल मिलेगा। अगर तो आप देख रहे हैं अपने संक कॉस्ट को तो आप गलत डिसीजन ले लेंगे। हमें संक कॉस्ट को नहीं देखना चाहिए, ये वो कॉस्ट है जो चला गया, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें जो डिसीजन लेना है वो इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे लेना है कि क्या और ड्रिलिंग करने से हमें नीचे ऑयल मिल रहा है, मिलने की संभावना है या नहीं है। बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है कि आपके $20,000 एक्स्ट्रा लग चुके हैं। अगर आपको लगता है $30,000 और लगाने से नई लोकेशन पे आपको ऑयल मिल जाएगा तो आपको इमीडिएटली वहां चले जाना है, तो उसे हम कहते हैं संक कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन इज रिजॉर्टेड टू। डिवैल्यूएशन की हेल्प हम क्यों लेते हैं? डिवैल्यूएशन की हेल्प हम लेते हैं अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए $1 का प्राइस है 50 रुपए और हमने डिवैल्यूएशन कर दिया, यानी कि अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दी। अब $1 के बदले में हमें 70 रुपए देने पड़ेंगे। अब जब हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम अपना सामान बाहर भेज रहे हैं, यानी बाहर वाले लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं, फॉरेन वाले लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं। पहले क्या था, उन्हें $1 देना पड़ता था और 50 रुपए की वैल्यू की चीज उनको मिल जाती थी। वो $1 देते थे सिर्फ और 50 रुपए की वैल्यू की चीज उन्हें मिल जाती थी। अब वो $1 देंगे, उन्हें 70 रुपए की वैल्यू की चीज मिलेगी। तो डिवैल्यूएशन से क्या हो गया, फॉरेन वालों को फायदा हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो डिवैल्यूएशन का यूज करते हैं हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट, जी नहीं, इसके लिए डिवैल्यूएशन का यूज नहीं करते हम। गिव मोर वैल्यू टू होम करेंसी, नो, इससे तो बल्कि होम करेंसी की वैल्यू घटती है। टाइड ओवर एक्सटर्नल डिफिकल्टीज, जी नहीं, इसका यूज किया जाता है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1 मार्च 1947। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कब काम करना शुरू किया था? 1 मार्च 1947 से काम करना शुरू किया था। ये 1944 में इसकी जो है फाउंडेशन रखी गई थी। फॉर्मली ये बना था 1945 में और काम करना शुरू किया था इसने 1 मार्च 1947 में। यहाँ देख सकते हैं, IMF वाज ओरिजिनली लेड आउट एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज एग्रीमेंट इन 1944, formally came into existence on 27 December 1945 and began its financial operation on 1 March 1947। ये चीज आप याद रखिएगा। IMF फॉर्मली कब बना था? 1945 में बना था। इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1944 में रखी गई थी। और काम कब करना शुरू किया था इसने? 1 मार्च 1947 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंट्री विच प्रोड्यूस मैक्सिमम टी इन द वर्ल्ड। अब ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है, टी, कॉफी, शुगर केन प्रोडक्शन, सोयाबीन प्रोडक्शन, इन सब में इंडिया का क्या रैंक है और साथ साथ इंडिया में किस स्टेट में ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो कंट्री जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में वो है चाइना। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंडिया। और इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है टी? दार्जिलिंग में, नीलगिरी में, आसाम में, ये जगह कौन सी है जहां पे हमारी टी प्रोडक्शन होती है। और इंडिया सेकंड नंबर पे है। और इंडिया में टी कौन लेके आए थे? ब्रिटिश लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1824 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। ओके, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स आर इंडिपेंडेंटली रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। देखिए, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है वो सेबी का एक पार्ट था। हाँ, ये सेबी का एक पार्ट हुआ करता था और इसका काम था कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट को देखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन इसे क्या कर दिया गया? इसे मर्ज कर दिया गया 2015 में, सेबी के साथ ही वापस से मर्ज हो गया है। तो अगर हम देखें, एफएमसी इज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कमोडिटी मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट इन इंडिया। इट वाज डिवीजन ऑफ वाज लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये सितंबर 2015 में मर्ज हो चुका है सेबी के साथ। सेबी हमारा क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना था ये? 1988 में बना था। अब आपको ये बताना है कि सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था। जब सेबी 1988 में बना था तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इन इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को फाइनली कौन अप्रूव करता है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगाएंगे, जो कि गलत ऑप्शन है। इसे करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि बेसिकली यूनियन कैबिनेट जो है वो अप्रूव करता है एमएसपी को,
ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्स एमएसपी, और ये एक कमीशन है CACP। ये कमीशन क्या करता है, ये रिकमेंडेशन देता है कि एमएसपी का प्राइस क्या होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि CACP की फुल फॉर्म क्या है। ये CACP बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इस कमीशन का नाम क्या है CACP का। अब ये हमें रिकमेंडेशन देगा, कैबिनेट कमेटी अप्रूव करेगी, उसके बाद काम होता है FCI एंड NAFED का इम्प्लीमेंट करना एमएसपी को स्टेट में। FCI क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी, 1964 में बनी थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन कब बनी थी, ये बनी थी 1958 में। तो आप लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद CACP हमारी कब बनी थी, CACP बनी थी 1965 में, तब इसका नाम होता था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसका नाम CACP कब पड़ा था, 1985 में इसका नाम CACP पड़ा था। तो ये CACP की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन इन इंडिया। ये भी मैंने आपको बताया इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब इसमें है पूछ रहे सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे सोयाबीन प्रोड्यूस करता है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे प्रोड्यूस करता है महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे सोयाबीन प्रोड्यूस करता है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। देखिए, इंडियन टेक्सटाइल की फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड है। ओके, इंडियन टेक्सटाइल जो है बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है, इसकी फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड है। इवन हमारा जो टेक्सटाइल है उसका 1/3 पार्ट जो है हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। 1/3 जो हमारी प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट के लिए ही हम बनाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है इंडियन टेक्सटाइल का, वो है यूएसए हमारे इंडियन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मार्केट सिस्टम फेल्स टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड बिकॉज। देखिए, मार्केट सिस्टम क्यों फेल हो जाता है पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने में, यानी कि प्राइवेट फर्म्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करती पब्लिक गुड को। देयर इज नो नीड और डिमांड फॉर सच गुड, ऑफ कोर्स देयर इज नीड फॉर एजुकेशन, देयर इज नीड फॉर हॉस्पिटैलिटी। तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया। प्राइवेट फर्म्स कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ सच गुड्स टू कंज्यूमर हु आर विलिंग टू पे फॉर देम, यानी कि प्राइवेट फर्म मना नहीं कर सकती लोगों को जो पैसे पे नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकती कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए पब्लिक गुड का क्या होता है, प्राइवेट फर्म नहीं बनाती या मार्केट नहीं बनाती, क्योंकि पब्लिक गुड की बेसिक क्राइटेरिया क्या है, एक तो ये नॉन राइवल होगी, दूसरा ये नॉन एक्सक्लूडेबल होगी, यानी कि आप किसी को मना नहीं कर सकते इसको यूज करने से, इसीलिए प्राइवेट फर्म इसे नहीं बना सकती। पब्लिक एंटरप्राइजेस कैन प्रोड्यूस सच गुड एट लोअर कॉस्ट देन द प्राइवेट एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइजेस कैन प्रोड्यूस सच गुड्स एट लोअर कॉस्ट देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्या आपको लगता है पब्लिक एंटरप्राइजेस कम रेट में बना सकती हैं इसे प्राइवेट एंटरप्राइज से? जी नहीं, ये बात तो होती नहीं। हमें पता है कि सरकार जो है ज्यादा खर्चा करती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट फर्म जो है वो कम पैसे में बना के दे सकती हैं आपको वही सामान जो पब्लिक फर्म्स ज्यादा पैसे में बनाएंगी। तो ये ऑप्शन गलत है। देयर प्रोडक्शन सीरियसली डिस्टोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या उनके प्रोडक्शन से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पब्लिक गुड बना रहे हैं तो उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगी? जी नहीं। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है, ये बी। प्राइवेट फर्म कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ सच गुड टू द कंज्यूमर हु आर विलिंग टू पे फॉर देम। प्राइवेट फर्म ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट कर दे उनका यूज, कि भाई सिर्फ जो पे कर सकते हैं वही उसे यूज करेंगे, बाकी कोई यूज नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, मार्केट सिस्टम फेल हो जाता है पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि प्राइवेट फर्म रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती उसका यूज। अब प्राइवेट फर्म क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती उसका यूज जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए, तो क्या करते हैं प्राइवेट फर्म उसे प्रोड्यूस कम मात्रा में करेंगी या प्रोड्यूस नहीं करेंगी, इसीलिए मार्केट सिस्टम फेल हो जाता है पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करने में। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन इज नॉट ए कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी कॉस्ट मिनिमाइजिंग। देखिए, कॉस्ट मिनिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है, ये हमारी आइसोक्वेंट, ओके, ये हमारी बजट लाइन, यानी कि ये हमारा आइसोक्वेंट, ये हमारे आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, ये है आइसोक्वेंट लाइन, ये है आइसो कॉस्ट लाइन। अब हमारा कॉस्ट मिनिमाइज कब होगा, इस पॉइंट पे, टेंजेंटी पॉइंट पे, जहां पे आइसोक्वेंट का स्लोप और आइसो कॉस्ट का स्लोप सेम होगा। अब आइसोक्वेंट का स्लोप क्या है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, आइसोक्वेंट का स्लोप, और इसे ऐसे भी लिखते हैं मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इसे ऐसे भी लिखते हैं डी क्यू अपॉन में डी एल अपॉन में डी क्यू अपॉन में डी के। इसे ऐसे भी लिखते हैं माइनस डेल के अपॉन में डेल एल, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो वो पॉइंट जहां पे स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल होगा आइसो कॉस्ट लाइन के, वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा कॉस्ट का,
ठीक है। अब स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट क्या है, MRTS, ये किसके इक्वल होना चाहिए, W अपॉन में R। W क्या है, वेजिस यानी कि कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ लेबर, और R क्या है, इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गेटिंग ए कैपिटल। तो MRTS किसके इक्वल होना चाहिए, W अपॉन में R के, तब होता है हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन। अब यहाँ देख लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, MRTS इज इक्वल टू MPL अपॉन में MPK। ये तो MRTS का ही फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने, तो ये तो नहीं है, ये कॉस्ट मिनिमाइजिंग पॉइंट नहीं है। ये देख लेते हैं MPL अपॉन में W इज इक्वल टू में MPK अपॉन में R। मैंने आपको बताया MPL अपॉन में MPK इज इक्वल टू में W अपॉन में R होगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाता है MPL अपॉन में W इज इक्वल टू में MPK अपॉन में R। ठीक है, ये चीज़ तो सही है, ये कॉस्ट मिनिमाइजिंग पॉइंट ही है। MRTS इज इक्वल टू में W अपॉन में R, ये और ये सेम ही बात हो गई। MPL अपॉन में MPK इज इक्वल टू में W अपॉन में R, ये भी मैंने आपको बताया सेम ही बात है। तो ये तीनों तो सही है, कौन सा गलत है, ये तो ये वो पॉइंट है जो कॉस्ट मिनिमाइजिंग पॉइंट नहीं है। ये तो इन्होंने सिर्फ MRTS का फॉर्मूला ही दे दिया हमें, MPL अपॉन में MPK। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द न्यूमेरिकल टेबल अटैच्ड टू इंडिफरेंस कर्व आर मीनिंगफुल ओनली इन एन ऑर्डिनल वे। जो न्यूमेरिकल टेबल होती है इंडिफरेंस कर्व की, वो मीनिंगफुल होती है ऑर्डिनल वे में ओनली। देखिए ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, यहाँ पे एक बिस्किट है और 12 बनाना है। ये हमें क्या देंगे, सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। जब हम 2 बिस्किट और 8 बनाना यूज करेंगे तब भी सेम सेटिस्फेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन क्या है, ये ऑर्डिनल टर्म है। ठीक है, ये जो सेटिस्फेक्शन इस प्रोडक्ट को और इसके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से मिल रही है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल टर्म में हम बताते हैं। इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस्ड थी, ऑर्डिनल टर्म पे ही बेस्ड थी। तो ये क्या हो गई, सही स्टेटमेंट हो गई। द न्यूमेरिकल मीनिंग्स अटैच टू आइसोक्वेंट्स आर मीनिंगफुल इन एन ऑर्डिनल वे। आइसोक्वेंट की टेबल कैसी होती है, ऐसी होती है। पहला कॉम्बिनेशन है जब हम 5 लेबर और 9 कैपिटल लगा रहे हैं और हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100। सेकंड कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम 100 लेबर और 6 कैपिटल लगा रहे हैं और हम 100 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आउटपुट पे क्या होता है, आउटपुट की वैल्यू सेम रहती है। अभी आउटपुट क्या ऑर्डिनल वैल्यू है, नहीं, ये कार्डिनल वैल्यू है। यानी कि हम इसे नंबर में माप सकते हैं आउटपुट को कि 100 यूनिट की हमने प्रोडक्शन करी, लेकिन सेटिस्फेक्शन को हम कार्डिनल नंबर में नहीं माप सकते, सेटिस्फेक्शन ऑर्डिनल नंबर में होता है। तो इनडिफरेंस कर्व के केस में क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, जबकि न्यूमेरिकल मीनिंग जो आइसोक्वेंट में होता है उसमें कार्डिनल आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 1 इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फर्स्ट इज फॉल्स, नहीं। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं। तो ऑप्शन ही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, if indifference curve are concave to the origin then at tangency point between indifference curve and budget line is। देखिए क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव कैसे होगी, ऐसे होगी। अब टेंजेंसी पॉइंट जब इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का जो टेंजेंसी पॉइंट है वो कौन सा है, ये ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट वो है जो टेंजेंसी पॉइंट है बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल होना चाहिए, बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई क्या है हमारी, गुड एक्स और गुड वाई, किसके इक्वल होना चाहिए, बजट लाइन का स्लोप, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। ये बात तो पता लगी हमें। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई लेस देन होगा, जी नहीं, ये तो गलत बात है। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू में पी एक्स अपॉन में पी वाई होगा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। कंज्यूमर इज वर्स ऑफ, क्या कंज्यूमर वर्स ऑफ पे होगा, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हमारा कंज्यूमर यूज कर रहा है और इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस इंडिफरेंस कर्व के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है हायर इंडिफरेंस कर्व पे हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेम ही बजट लाइन, यानी इस बजट लाइन पे सेम बजट रहता है, सेम ही बजट यूज करके वो ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकता था और इस कॉम्बिनेशन पे वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ सकता था, है ना। बजट सेम ही यूज करना था पर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ सकता था। तो यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंसी पॉइंट पे वो क्या है, वर्स ऑफ में है। बेटर ऑफ में कहाँ होगा, वो ऊपर इस जेड पॉइंट पे, या फिर इससे आगे चले जाएंगे बी पॉइंट पे, क्योंकि इससे वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे होगा। जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व पे होगा उतने बेटर ऑफ होगा, जितनी लोअर इंडिफरेंस कर्व पे होगा उतने वर्स ऑफ होगा। अब बजट लाइन तो हर केस में सेम है, तो यानी कि इस बी पॉइंट पे वो बेटर ऑफ में हो सकता था। तो कंज्यूमर वर्स ऑफ पे है इस पॉइंट पे टेंजेंसी पे, जी हाँ। तो आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज डिमांड कर्व फॉर एक्स शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। मान लीजिए ये हमारी डिमांड कर्व है, ए बी हमारी डिमांड कर्व है, ओके। ये हमारी गुड एक्स, ये हमारा प्राइस, ठीक है।
ये प्राइस है और ए भी डिमांड कर रहा है और ये प्राइस सी पॉइंट तक है हमारा। ओके, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज एट एवरी प्राइस। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारी डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई थी इनकम के बढ़ने से। अब ये पूछ रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज एट एवरी प्राइस। क्या प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू हर प्राइस पे डिक्रीज हो जाएगी? अब हर प्राइस का तो हमें पता नहीं है, तो इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। डिक्रीज एट द प्राइस दैट प्रिवेल्ड बिफोर द चेंज इन इनकम। वो प्राइस जो चेंज इन इनकम से पहले था, उस प्राइस पे क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी? अब देखिए, पहले जो प्राइस था उस पे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या थी? ये सी पॉइंट से नीचे। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर पोर्शन यानी कि BC, ये हमारा लोअर पोर्शन है, अपॉन में AC अपर पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये C मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन बराबर है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 थी। अब ये क्या होगी इलास्टिसिटी की वैल्यू? इस पॉइंट पे हमने निकालनी, ये है C डैश, ये हो गया A डैश B डैश, ठीक है। A डैश B डैश न्यू डिमांड कर्व है और C डैश वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो तो क्या आएगी? B डैश C डैश यानी कि लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन A डैश C डैश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर पोर्शन कम है जबकि अपर पोर्शन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब लोअर पोर्शन कम होगा और अपर पोर्शन ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, जबकि न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी। और जब न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज एट द प्राइस दैट प्रिवेल्ड बिफोर द चेंज इन इनकम, ठीक है। इंक्रीज एट एवरी प्राइस, नो। इंक्रीज एट एवरी प्राइस, इंक्रीज तो हो ही नहीं रही, इंक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये था हमारा 25th क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।